सलात व तस्लीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा बच्चों, सबसे पहली बात तो जो है ना जी आज के लेक्चर में वो ये है कि आज ना जरा कुछ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के एडवांस एस्पेक्ट सामने आए। अच्छा, एडवांस एस्पेक्ट में क्या चीज सामने आएगी? सबसे पहली चीज जो आपके सामने आएगी ना, जो डिफरेंट है कि एक बंदा होगा और उसके दो घर होंगे, ए बी और बी बी। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मतलब देखिए ना, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ रही है, वो एक घर से ना आए, दो घरों से आ जाए। हमें वर्किंग एक की बजाय दो करनी पड़ जाए तो क्या होगा, या एक वर्किंग में दो घर डालने पड़ जाए तो क्या होगा? देखो इतना बड़ा था। दूसरा जो है वो ये है कि एक घर हो जिसके दो पार्टनर हो, ए और बी। तो यहां जो काम अजाफी करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा अपोर्शनमेंट का। इस चीज का अपोर्शनमेंट यानी रेंट को दो हिस्सों में बांटना उनके शेयर के मुताबिक। लेकिन एक चीज का जो एहतियात करनी है वो ये करनी है कि ये कॉन्सेप्ट ना लेटर ऑन जाके बच्चों का एओपी में मिक्स हो जाता है। तो ये याद रखना है कि ये एओपी नहीं है। प्रॉपर्टी के मामले में कंबाइंड घर खरीदना एओपी नहीं है अनटिल अनलेस के दोनों ने एओपी रजिस्टर्ड कराया हो और कारोबार को और करता हो, इत्तेफाक से उन्होंने प्रॉपर्टी खरीद ली हो तो फिर होगा। अच्छा, तो लेकिन बहरहाल आपने ध्यान में रखना है कि प्रॉपर्टी का मामला एओपी का मामला नहीं है, यानी पार्टनरशिप का मामला वो वाला नहीं जिसको एसोसिएशन ऑफ पर्संस कहते हैं, वो नहीं है। हमें सिंपल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को डील करना है, दोनों की आमदनी तकसीम करना। लेकिन एक मामला और है कि बाज़ करना, कल आपने देखा कि किराएदार बड़ा कंजूस सा आ जाता है, वो किराया नहीं टाइम पे तंग कर। लेकिन बाज़ ऐसा आ जाता है तो खाली वॉलेट दिखा देता, तो कहता किराया है ही नहीं मेरे पास, मैं नहीं देता। आप शोर शराबा कर दें, वो साथ भाई है उसको बुला लेते, तगड़े तगड़े 18-18, 20-20 इंच के उनके डोले। आप देखते हैं कि नहीं यार यहाँ काम नहीं बनेगा, आप रोते रोते घर आ जाते हैं। अब आपके पास एफबीआर वाले आते हैं, टैक्स दो, आप कहते हैं यार एक तरफ वो पैसे नहीं देते जो तुम टैक्स लेने आ गए। तो ऐसी सूरत में उन्होंने आपके लिए सहूलत रखी हुई है कि उनको भी पता है किस तरह के लोग दुनिया में। अच्छा, रेंट अगर लेटर ऑन रिकवर हो जाए तो फिर क्या करें कि वो उस वक्त ना दे, लेकिन बाद में उनको ख्वाब आए जिसमें उन्हें आग में डाला जा रहा है, तो वो क्या सुबह उठ के कहेंगे यार हम तो नेक हो गए यार, अपना किराया ले लो। अब वक्त गुजर चुका है किराए का, अब क्या करेंगे? कुछ डिडक्शन स्पेशली लिखी गई है जो हमारे रेंटल इनकम में अलाउ नहीं है। और आखिरी हुई है कि एक बंदे के दो मकान है, वैसे तो एक बंदा 4 तक रख सकता है ना, नहीं सॉरी मकान ज्यादा भी रख सकता है, लेकिन एक सूरत ये है कि दो बंदों ने मिलके एक रखा हुआ है मकान। अब नहीं, पांडवों वाली हिस्ट्री नहीं है। पांडु समझ जो पांडु के, अच्छा चले पांडु कहते हैं, पांडु। तो वो इंडियन जो है ना वल्ला आलम गीता और सीता जो भी उनकी किताब, उसमें लिखा है कि 7 पांडुस गेट मैरिड विद अ 1 वुमन। आई डोंट नो व्हाई बट उन्होंने लिखा हुआ है, तो दे नोज वेल, आई डोंट। अच्छा जी, तो वैसे भी किसी के मजहब के बारे में पता नहीं क्या फिलॉसफी होगी, मुझे पता नहीं है। अच्छा, पर हम ये बात कर रहे थे बच्चों कि कहते हैं वेयर देयर आर रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव, यानी ऐसी कोई रीजनेबल ग्राउंड पैदा हो जाए कि हम इस हकीकत को तस्लीम कर लें। रीजनेबल ग्राउंड का मतलब है क्या? ऐसी ग्राउंड या ऐसी वजूहात जो इस बात पर यकीन दहानी करा दे। तो कहता है वेयर देयर आर रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट अनपेड रेंट इज इररिकवरेबल
तो आप यूं भी लिख सकते हैं कि वेयर देयर आर रीजनेबल या देयर आर साउंड रीजन टू बिलीव दैट इररिकवरेबल रेंट इज बिकम बैड डेट, यू कैन राइट डाउन दैट, इट्स जस्ट लाइक दैट। एन अलाउंस इक्वल टू अनपेड रेंट जो है, आप क्या कर सकते हैं, एन अलाउंस इक्वल टू अनपेड रेंट, आप उतना जो पैसा नहीं आया उसको अपनी आमदनी से क्या कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं। ये पैसा मुझे नहीं आया, वो 3 महीने का किराया है, 4 का है, 5 का है, 6 का है, रीजनेबल बिलीव है कि ये वापस हमें नहीं मिलेगा, तो कहता है वेयर देयर आर रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट अनपेड रेंट इज इररिकवरेबल, एन अलाउंस इक्वल टू अनपेड रेंट, यानी यहां पे उसने लाम ऐसे होता है, हम इशारा दे देते हैं, कितना अलाउंस, शाबाश, कितना अलाउंस, नहीं, अलाउंस जितना अनपेड है, जितना अनपेड है उतना अलाउंस, तो जितना अनपेड अलाउंस है तुम्हें उतना क्या करने की इजाजत है, डिडक्ट करने की इजाजत है। सो वेयर देयर आर रीजनेबल ग्राउंड, वेयर देयर आर, वहां जहां पर रीजनेबल ग्राउंड, वजूहात मौजूद हो, दैट ना मिला रेंट विल नेवर मीट, विल नेवर रिकवर, विल नेवर रिकवर। अच्छा, इसका ऐसी सूरत में आप जितना इररिकवर है उसका क्या करेंगे, वो अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से उतना अलाउंस क्या करेंगे, माइनस कर देंगे कि ये पैसा मुझे नहीं मिला, याद रहेगा। लेकिन इसके लिए कुछ शराइत है। पहली शर्त ये है कि आपने बकायदा किरायानामा लिखा हो और उसे रजिस्टर कराया हो, मेरे मुंह से, आपने बकायदा किरायानामा लिखा हो और उसको रजिस्टर्ड कराया हो। टेनेंसी वाज फुलफिल ऑल लीगल रिक्वायरमेंट, टेनेंसी में किरायानामा जो है वो बकायदा लिखा हो और उसने लीगल रिक्वायरमेंट पूरी की हो, थाने में जमा कराया हो, जो इदारे हैं वहां जमा हुआ हो, थाने में जमा कराना जरूरी होता है ना, मैंने इसको घर किराए पे दिया, जानते हैं सारी बात। द डिफॉल्टिंग टेनेंट वाज वेकेटेड, द डिफॉल्टिंग जो बंदा है वो पैसे लेके भाग चुका हो, यानी प्रॉपर्टी छोड़ गया हो और 6 महीने का किराया भी ना देके गया। आप सुबह गए हो तो वो बंदा दरवाजे खोल के भाग गया, फर्नीचर भी ले गया, बल्कि आपकी 2 AC भी उतार के ले गया। अब आप जाके देखते हैं, पड़ोसियों पूछते हो, कहते रात को ट्रक आए तो वो निकल गए। अब आप फोन कर देंगे ना, वो फोन उठा नहीं रहे, तो साबित हो गया कि आप ये जगह खाली कर गए। तो आप क्या कर सकते हैं, इररिकवरेबल रेंट, if there are reasonable ground that it will never be recovered, then you will deduct an allowance equal from your income from property, ठीक है। And now there are reasons, पहली है कि tenancy should fulfill the legal requirement, tenancy legal requirement पूरी करे। और दूसरी बात यह है कि डिफॉल्टिंग टेनेंट अब आपकी प्रॉपर्टी में मौजूद ना हो। अब फर्ज करें कि वो कोई ऐसा बंदा है जैसे कोमा कसाई हो गया, आबिद बॉक्सर हो गया, रियाज जोरी वाला हो गया, है जी, मुदा बजरी हो गया, लेकिन वो बड़ी किस्म का बदमाश है, पैसे भी नहीं देता, बैठा भी हुआ, तो फिर वो क्या कहता है कि उसको पता है ऐसे लोग भी हैं, यानी जाहिर है कानून तो हर बात को जानता है। वो कहता है या फिर ये होता है स्टेप हैव बीन टेकन टू कंपेल द टेनेंट टू वेकेट द प्रॉपर्टी, आपने FIR दर्ज करा दी हो और प्रेशराइज करना शुरू कर दिया हो कि भाई तुम हमारी प्रॉपर्टी छोड़ दो, पैसे भी नहीं दे रहे और प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे हुए हो, ठीक हो गई बात। और एक शर्त और है, ऐसा नहीं कि वो टेनेंट, डिफॉल्टिंग टेनेंट आपकी किसी और प्रॉपर्टी में घुस के बैठा हो। The defaulting tenant is not in occupation of any other property of this owner, ठीक है, यानी tenant should not occupying any other property of the same owner। रीजन क्या हो सकती, सोचे क्या रीजन हो। पहली तो बात है आसान है, लीगल रिक्वायरमेंट पूरी हो, उसके अलावा जनाब जो है
ये साबित कर दें कि वो आपकी किसी प्रॉपर्टी में नहीं बैठा, अगर प्रॉपर्टी नहीं छोड़ा तो उसके खिलाफ प्रॉपर्टी खाली कराने के लिए आपने एक्शन किया हो, और अब ये है कि आखिरी शर्त ये है कि फिर वो आपकी किसी और प्रॉपर्टी में ना बैठा। अब इसकी रीजन क्या हो सकती है? सोचिए, बड़ी सिंपल सी बात। एक बंदा है ए, मेरा बड़ा दोस्त, मैं यार किराए पे रह इधर, 6 महीने बंदा ये वाला फ्लैट छोड़ के तू इधर आ जाए, तो 6 महीने फ्लैट छोड़ के इधर से इधर आ गया, और मैंने कहा यार वो तो भाग गया, 6 महीने का किराया ले, जबकि वो भागा नहीं, वो किराया मैंने ले लिया और दूसरी प्रॉपर्टी में उसको रख लिया, अगले साल फिर उसको इधर से इधर कर दिया। हो सकता है ना? इसलिए लॉ मेकर भी देखता है, अच्छा और भी फ्लॉ होंगे, अभी आप ढूंढेंगे इस्लाम में और भी फ्लॉ होंगे, इंसान ने बनाया ना, तो किसी ने गलती निकाली होगी कि कानून साहब अगर कोई बंदा यूं कर दे तो क्या होगा, है कि नहीं? तो पॉसिबल ये हो सकता है। जैसे अमेरिका में बहुत बड़ी बेईमानी होती है, और यकीन करें मुसलमान भी करते हैं, आप हैरान होंगे, बीवी के साथ रहते हैं और शो करते हैं हमने डिवोर्स कर ली हुई, एक ही घर में रहे, हम सेपरेट हो चुके, तो इकट्ठे क्यों रहे? बच्चे हैं ना पालने, इसलिए इकट्ठे रहे। अब वो सेपरेट होकर बीवी कहती है मेरे खर्चे नहीं पूरे हो रहे, मैं अकेली औरत, तकरीबन बेवा, और बंदा कहता है मैं भी बेवा। अच्छा, अब दोनों लीगल फायदा ले रहे होते हैं, और डिक्लेयर क्या किया होता है? हम डिवोर्स है। समझ आ रही बात की? और अंदर से उन्होंने क्या की होती है? मिली भगत। इस तरह के फ्रॉड है और कॉमन हो रहे हैं दुनिया में। असल में एथिक्स तो दुनिया में खत्म होकर रहेगी ना, क्या मुसलमान क्या गैर मुस्लिम, सोशल एथिक्स तो होने का नाम ही नहीं है। अच्छा बच्चों, याद है कोई चीज मुश्किल? अच्छा, तो ये बात समझ आएगी आपको ये क्यों हुआ होगा? अच्छा, तो फिर एंड पे आपको याद रहेगा कि आपको अगर पता चल जाए कि आपका रीजनेबल ग्राउंड हो कि ये किराया दोबारा रिकवर नहीं हो सकेगा, और आप उसकी लीगल चारा जो पूरी कर चुके हो, टेनेंसी लीगली डिक्लेयर्ड हो, और वो बंदा वेकेट कर चुका है, तो आप ये पैसे माइनस कर सकते हैं अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से। लेकिन दूसरी शर्त, अगर वो कब्जा करके जम के बैठा हुआ है तो फिर उसके खिलाफ चारा जो की कोई, then you have taken an legal action to vacate your property. And last शर्त is this कि he is not keeping कब्जा on your any other home or any other property. Then you can do it. फिर खाली वॉलेट आप दिखा के कह सकते हैं कि मुझे माफ कर, तो कर दें। ठीक हो गई बात बच्चों? अच्छा, अब बात ये हो जाती है कि अगर बिल फर्ज उसको रात को ख्वाब आई कि एक फरिश्ते ने उसे उठाया हुआ है और गरम गरम कढ़ाई में डालना है, और उसको ख्याल आ गया, अब किराया उसने दे दिया 2 साल बाद, तो कहता है फॉर द रिकवरी ऑफ बैड डेट ओनर हैज इनिशियल लीगल प्रोसीडिंग, आर ओनर बिलीव दैट द लीगल प्रोसीडिंग वुड बी यूजलेस, तो फिर उस लीगल प्रोसीडिंग तो यूजलेस हो गई। तो फिर ये आमदनी किस में डालेंगे? दिस इनकम इज लिस्टेड इन द टैक्स रिटर्न ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम। 2 साल बाद ख्याल आया, 3 साल बाद आया, फिर आप किसको डाल देंगे? उसके जिस साल देगा उस साल डाल देंगे उसके ऊपर। क्या ख्याल है बच्चों? है कि नहीं? तो बात लोगों को ख्याल आता है चलो यार इसके पैसे थे माफ कर लेते, हमें वैसे ऐसा बहुत कम होता है, बहुत एहसास हो जाए तो आगे माफी मांगते हैं, इससे ऊपर माफी कुछ भी नहीं करते। तो मतलब मैं अगर अपना वाकया सुनाऊंगा, अगर कोई रकम वापस मिल जाए पूरी या कुछ, तो इस पर टैक्स देना होगा। यानी ये नहीं कि इनकम में डाल दिए, देखिए ना पिछली शिक क्या थी, इनकम में डाल दो, आपने कहा अच्छा इनकम में डाल देते, लेकिन नहीं खाली इनकम में नहीं डालनी, अब तुम्हें पैसे मिल गए तो हमारे पैसे भी दे दो। नहीं, तो कहता है इफ द रेंट कंसिडर्ड एज अ बैड डेट बट लेटर इट वाज होली और पार्टली रिकवर्ड, द अमाउंट रिकवर्ड शैल बी चार्जेबल इन द टैक्स ईयर ऑफ रिसीट्स। तो उसी टैक्स ईयर में उसे क्या करना पड़ेगा? आपको पे करना। ठीक होगी बात? अच्छा बच्चों, अब जो है ये बात तो क्लियर हो गई ना हमें। अच्छा, मैं लॉ को रिवाइज करने की जरूरत तो नहीं है इसकी, ये सिंपल सा लॉ है। अच्छा, अब कहते हैं वेयर अ डिडक्शन इज अलाउड टू अ पर्सन फॉर एनी एक्सपेंडिचर, जहां बंदे को इजाजत है कि वो आमदनी में से खर्चे माइनस कर सके। किस मद में? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब कौन से खर्चे हैं? तो खर्चे बता रहा है वो
कि एंड पर्सन हैज नॉट पेड रिलेटिंग लायबिलिटी विद इन 3 years of the end of the tax year in which deduction was allowed. Unpaid liability shall be chargeable under the head of income from property in the first tax year follow the end of the 3 years. क्या मतलब? मतलब यह है कि एक बंदा खर्चे माइनस करने भूल गया है तो खर्चे अगले 3 साल तक एडजस्ट हो सकते हैं। 3 साल बाद तो फिर वो जाहिर है टू लेट। क्लियर जी? अच्छा, तो एक्सपेंडिचर गोइंग बियॉन्ड 3 years, उसके नॉट गोइंग बियॉन्ड द 3 years, 3 साल से आगे ना लेके जाए। तो ये खर्चों का एक उसूल है कि उसके लिए एक हद है। और फिर इसके बाद ये भी है कि वेयर अनपेड लायबिलिटी टेकन टू इनकम एज अबव द पर्सन सब्सिक्वेंटली पे द लायबिलिटी the person shall allow a deduction for the amount paid in the year of payment, कि जिसमें उसने पेमेंट की है उसके अंदर वो डिडक्शन कर सकता है। ये तो वही कॉमन लॉ चला आ रहा है कि जो एक्सपेंडिचर तुमने किए हैं वो तुम माइनस कर सकते हो। ये उसी की सीक्वेंस है। ये हमने पहले 1 ही बताया था, आज ला आपके सामने रख दिया। और 5वां क्या है? एनी एक्सपेंडिचर अलाउड एज डिडक्शन अंडर द हेड ऑफ प्रॉपर्टी शैल नॉट बी अलाउड एनी अदर। ये हर जगह आएगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आएगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा कि जो एक हेड का खर्चा वो दूसरे में, ये आप चैप्टर 4 में पढ़ गए कि तुम्हें अपॉर्शनमेंट करनी पड़ेगी खर्चों की 2 डिफरेंट हेड्स में, पे टैक्सेबल और अनटैक्स टैक्स एग्जेम्प्टेड में। याद है बात? एक रेजीम से दूसरे रेजीम में। समझ आएगी बात की? यानी देखें, एक खर्चा जो आपने रिकवरी का किया है, फर्ज करें एक बंदा रखा जाए यार किराया रिकवर किया था, साथ ही आपने उसे काम दे दिया। जो वही शॉप के कस्टमर नहीं होते, उधार में मान लेते हैं, अक्सर पैसे नहीं देने आते, उनके घर भी चक्कर लगा लिया था। अब वो बंदा आपसे ले रहा है 10,000, तो आपको स्प्लिट करना पड़ेगा कि ये खर्चा किसका है? प्रॉपर्टी का है, और ये खर्चा इनकम फ्रॉम बिजनेस का है। समझ आई बात की? अब ला आपको समझ आया कि बात ये एक ही बंदा रख लिया, मेरे स्टोर के जो मतलब डेट जिनकी तरफ निकलते हैं वो पे नहीं कर रहे, रिकवरेबल हो रहे हैं, दूसरा चक्कर लगाया था और दूसरा किराया भी ले आया था, तो आप 10,000 उसको दे रहे हैं, तो आपको बांटना पड़ेगा कितना हिस्सा इनकम फ्रॉम बिजनेस का एक्सपेंस है। तो जो इधर का उधर नहीं जा सकता, जो उधर का है वो इधर नहीं आ सकता। ये चीज वो कह रहा है। ठीक हो गई बात? अच्छा जी, अब बच्चों आ गया, कहता है कि 6. The deduction which are not allowed under the head of income from business will also not allowed under the head of income from। कुछ खर्चे ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं लिस्ट 21 US। लिस्ट 21 US, ये जो लिस्ट है ना, इस लिस्ट में कुछ खर्चे लिखे हुए हैं कि ये वाले खर्चे कोई माइनस नहीं कर सकता। 1, 2, 3, 4 ये ज्यादातर रिलेट करते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस से। इनकम फ्रॉम वो कहता है जो वहां माइनस करने की इजाजत नहीं ना तुम्हें, वो यहां भी इजाजत नहीं। अच्छा, अब जरा उनमें से 1-2 का जिक्र कर लेते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि वो कौन से खर्चे हैं। वो खर्चे इस तरह से कि जी मैं जा रहा था फलां चीज लेने, रास्ते में इशारा काट दिया, मेरा चालान हो गया, ये खर्चे में डाल देते। समझ आ रही बात की? तो लिखा हुआ ये खर्चा नहीं है, ये तुम्हारी बेशर्मी है। अच्छा, इसी तरह मैंने बिजली का बिल लेट जमा कराया, उसके ऊपर मुझे 15,000 फाइन हो गया। बड़े बिल होते हैं ना बिजनेस के, तो वो खर्चे में डाल दिया। तो ये एक लिस्ट बनाई हुई है कि ये वाले खर्चे इंसान की अपनी गलतियों के खर्चे हैं, ये बिजनेस के एक्सपेंस में डाले नहीं जा सकते। अगर डालने की इजाजत दे देना तो लोग मजीद केयरलेस हो जाएंगे, लोग मजीद केयरलेस हो जाएंगे। क्या ख्याल आप? मेरी बात बच्चों समझ आ रही है? तो ये चूंकि इनकम फ्रॉम बिजनेस में अलाउड नहीं है, तो यहां पे भी अलाउड नहीं। क्लियर बच्चों? यहां तक बात समझ आई है? चले डालो। अब बच्चों बात ये है कि एक ये थे, असल में मैंने कहा लाद के 5-6 पॉइंट्स है, इनको एक बार डिस्कस करके मुका लें पहले, क्योंकि मसला ये होता है थ्योरी जगह जगह हमें तंग करती रहती है अगर अड़ी रहे। अच्छा, न्यूमेरिकल का तो ये भी होता है ना
कि अक्सर बात हम कहते थे कि यार शाम को इतने बजे सारे ऑनलाइन आ जाना, एक क्वेश्चन डिस्कस करना। आप भी आ गए, मैं भी आ गया, न्यूमेरिकल डिस्कस हो गया, उसकी रिकॉर्डिंग भी हो गई। तो इस तरह अक्सर हम कर लेते हैं टेक्स्ट में, साफ बात है। देखिए न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा होते हैं इसके तादादन। देखिए ना, पर्चा जो है 2006 से तो हो रहा है, और 2006 से लेकर आज तक कितने न्यूमेरिकल इकट्ठे हो गए। हम पुराने न्यूमेरिकल को नए टेक्स्ट लॉ में भी सॉल्व कर लेते हैं। समझ आई बात नहीं? यानी लॉ बदलता है, हम सारे न्यूमेरिकल दोबारा उसमें ले जाते हैं, नए सिनेरियो में एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो इसलिए न्यूमेरिकल काफी ज्यादा होते हैं। तो ऐसा अक्सर होता है कि हम शाम को बुला लेते हैं बच्चों को कि चलो यार ऑनलाइन आ जाना, मैं भी आ जाऊंगा, एक आधा न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे। ऐसे बड़े न्यूमेरिकल जो 1.5 घंटा लेते हैं बात का समझाने में, बात का 1.25 घंटा लेते हैं, वो तो यहाँ डिस्कस ही नहीं हो सकते। तो ऐसा अक्सर हो, लिहाजा आपने ज़हन में रखना है कि मैं आपको शाम को बुला सकता हूँ ट्यूशन पे, मैं उसके पैसे नहीं लूंगा आपसे, फ्री ट्यूशन शाम के टाइम। अच्छा बच्चों, अब बात यह हो गई कि एक बंदा, उसकी ना 2 प्रॉपर्टीज है, एक बंदा उसके 2 मकान है। वैसे तो हमारे माशरे में पसंद नहीं किया जाता कि एक बंदा 2 मकान रखे, लेकिन ये है कि बहरहाल उसने 2 मकान खरीदे हुए, लेकिन ये मकान है एक, दोनों किराए पे दिए हुए, हो सकता है तीसरा अपना भी हो उसका। अच्छा, उनसे किराया लेते हैं ना। अच्छा, ये सवाल जो है बच्चों इस तरह का बन के आता है। ये सवाल असल में मैंने ना पीडीएफ से जब कन्वर्ट किया ना, तो कुछ वर्ड ऊपर नीचे हो गए, मैंने एडजस्ट नहीं किया, दफा करो, मुझे क्या जरूरत है। बस मैंने समझा दिया कि ये बंदा, ठीक है, इसका नाम उन्होंने दिया होगा ऊपर, आमिर। आमिर नाम से शरारती लग रहा है। अच्छा, और इसने ये वाला कर भी इसका और वो वाला कर भी इसका, और ये किराया देखो कितना सारा लेके जा रहा है बैग में, ठीक है ना। और शक्ल से डर डर ही लग रहा है, बीवी से बिल्कुल को डांट पड़ी। तो बीवी मना करती होगी किराया लेने जाएगा तो अंदर ना जाए, चाय ना पी, लेकिन मुझे लगता है कि चाय पी है, आप शक्ल से देखिए, मुझे नहीं लग रहा आपको। अच्छा, ग्लासेस भी भूल जाए, इससे उसको डांट पड़ी। अच्छा बच्चों, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों अब ये है कि ये जो बंदा है बारह, इसका हिसाब करें, आप वो हिसाब ना करें जो अल्लाह ने करना है, आप दूसरे हिसाब करें जितना आपके सामने लिखा हो। अच्छा बच्चों, अब सबसे पहली बात ये जी कि हमें देखना क्या है, हमें देखना ये है कि यहाँ ये तो नहीं लिखा कि करना क्या है, लेकिन जहां तक सवाल है हम इसका टैक्स लायबिलिटी निकाल लेते हैं। तो ये मिस्टर ए अर्न इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी, 7 लाख। तो हम यहाँ लिख देते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, हमें इसने बताई नहीं है, और इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है इन अंकल की वो है 7 लाख रुपए। वो ऐड हो जाएगी बेटे इसके अंदर, इसलिए हमने ऊपर लिख दिया ताकि आपके ज़हन में रहे कि सैलरी हुई तो यहाँ ऐड करनी जी, फॉर्मेट बना दिया ना आपको एक। अच्छा बच्चों, अब इसके बाद हमने कर दिया शुरू, कोई और चीज है नहीं, ना कैपिटल गेन है ना अदर सोर्स है, अदर सोर्स नहीं, अदर सोर्स भी नहीं है अदर सोर्स। तो हम ये कर देते हैं 2 हिस्से, एक कर देते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का हिस्सा और एक कर देते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का हिस्सा। सबसे पहले कर लेते हैं इसकी वर्किंग कर देते हैं 1 और इसकी वर्किंग कर देते हैं 2। अच्छा, जो वर्किंग 1 है वो शुरू करते हैं सबसे पहले, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की वर्किंग। तो सवाल ये है कि 2 घर है, एक घर है उसका जिसका किराया लेता है 40,000 और एक किराया जिसका क्या लेता है 70,000। लेकिन बात यह है कि इसके अंदर से वो कितने पैसे लेता है, अमाउंट चार्ज फॉर यूटिलिटीज 15,000 और 18,000। उसने ये नहीं कहा, ये अलग-अलग दिया हुआ, उसने ये नहीं कहा कि इसके अंदर इंक्लूसिव है, लिखा है नहीं, इंक्लूसिव नहीं लिखा, लिहाजा हम अलग-अलग ही मानेंगे। इंक्लूसिव होता तो उसमें से माइनस कर देता, लेकिन यहाँ पे ना मुझे वर्किंग 1 में हिसाब रखना पड़ेगा दोनों घरों का अलग-अलग। उसकी वजह ये है कि जो मुझे रेंट रिसीव हुआ है ना, कहां से, हाउस नंबर 1 से, वो हुआ है 40,000 और चूंकि मेरे पास कोई डेट वेट भी नहीं है तो मैं इसे 12 महीने के लिए ही अज्यूम करूंगा। तो ये बन जाएगा 4,80,000, तो मैं 4,80,000 लिखूंगा। अब मुझे इसको अलहदा पता है क्यों करना पड़ा, क्योंकि मुझे इसमें से रिपेयर जरूरतन माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया था रिपेयर मांगे ना मांगे आपने माइनस करना। तो हमने 480 का 1/5 माइनस करना था, तो वो बन गया आपका कितना, ये 96,000। तो इसलिए बच्चों मुझे ना ये अलहदा प्रोपोर्शन निकालना पड़ा और मैंने इसको अलहदा कर दिया। अब जरा बताइए कितना बच गया घरे से मुझे, शाबाश घरे का और गर्भी का है 70,000 जी, कितना बच्चों
3,84,000 ये आ गया। अच्छा, अब बच्चों जो घर दूसरा ना उसका हिसाब शुरू कर दिया मैंने, क्योंकि सवाल बहुत छोटा था, अगर देखें कोई और चीज है ही नहीं इसके अंदर, इतनी सी बात है, तो जल्दी से शुरू कर देते हैं। दूसरे घर का हिसाब भी इसके, दूसरे घर का रेंट मुझे जुबानी याद हो गया 70,000 है, 12 महीने में 12, ये कितना होगा बच्चों? 8,40,000। अल्लाह आपका भला करे। और 8,40,000 का जो रिपेयर अलाउंस बनेगा ना, वो बनेगा 1/5 कितना? 1,68,000। 1,68,000। तो ये बच्चों हो गया आपका, ये निकल आया, कितना बन गया? 5 लाख कुछ लिख दूं? 6,72,000। तो कुछ ना लिखाओ यार, 6,72,000 ही लिखाओ, कुछ का कछुआ निकलेगा बाद में। तो दोनों को जमा कर दो जरा, 3,84,000 और ये कितना बन जाएगा? 10 लाख तो पक्की बात है बने 10 तो बने 56,000। अब इसको उठा के यहां लिख देते हैं, 10 लाख और 56,000। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा जी, अब बच्चों बात ये हो गई कि हमें एक और काम करना है, और वो करना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अच्छा, इसमें ना मेरे पास एक सहूलत हासिल है। यहाँ थोड़ा सा ना मुझे इल्यूजन था यार 1/5 उसका भी और इसका भी कोई रेशो में फर्क ना आ जाए, तो मैंने लहदा निकाला। लेकिन वहां मैंने लहदा नहीं करना, वहां मैंने सिंपल ही कर देना है। ये 15-18 में जमा कर रहा हूं। जो इसे कंसिडरेशन मिली है ना, वो मिली है 15,000 जमा 18,000, और मिली है इसको 12 महीने के लिए। तो कितना बन गया? 3,96,000। 3,96,000। अब इसमें से मुझे माइनस करने हैं वो खर्चे जो एक्सपेंस इसके आए हैं। तो एक्सपेंस देखते हैं इन्होंने दिए हुए, एक्सपेंस इन्होंने दिए हुए हैं ये 10,000 और 3,000, तो ये 13,000 हो गया। और 13,000 को भी 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं जी, शाबाश। कितना आ गया जी? 13 को 12 से 1,56,000। यार क्या बात है, कैलकुलेटर नहीं यूज करना आता, जल्दी जल्दी किया करो यार। अच्छा, माइनस करो उसमें से 2,40,000। अल्लाह तुम्हारा भला करे। तो 2,40,000 को पकड़ो, यहां पे डाल दो, ये लो, ये आ गई तुम्हारी टोटल टैक्सेबल इनकम। टोटल टैक्सेबल इनकम। ज़कात वगैरह तो नहीं थी कोई? ज़कात माइनस करनी होती तो टोटल करने के बाद होनी थी डिडक्टेबल अलाउंस। कितना हो गया? 19,96,000। अब इसको टैक्स लगा दो, तो लिखे टैक्स लायबिलिटी। जो बच्चे नए हैं हाथ खड़ा करे, उन्हें समझ आई है ये बात क्या हो रही है? समझ आइए क्या बात हुई है? कोई नहीं पता लगा? लॉ में लिखा है कि वो रिपेयर ज्यादा मांगे कम मांगे, हमने उसे 1/5 ही का, ये मालिक को मिलेगा। यानी उसकी आमदनी से माइनस कर दिया ना, इस पे टैक्स नहीं लगेगा, इतना हिस्सा उसको मिल जाए। किसके लिए? रिपेयर वर्क के लिए। ये लॉ में लिखा है। तो हमने दोनों घरों के अंदर उसे 1/5 दे दिया रिपेयर के लिए। बाकी जो पैसे बचे उसे जमा करके कहां डाल दिया? देखिए, बाकी दोनों को जमा करके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में डाल दिया। लेकिन जब प्रॉपर्टी किसी को देते हैं और साथ हम कहते हैं बिजली का बिल, बिजली हमारी तरफ से होगी, क्लीनिंग हमारी तरफ से होगी, या सिक्योरिटी हमारी तरफ से होगी, तो वो पैसे उससे ज्यादा लेंगे, खर्चा उस पर कम आएगा। वो जो आमदनी होगी वो जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, क्योंकि जाहिर है प्रॉपर्टी का मामला तो नहीं, ये तो अलग मैनेज किया गया है। तो उसके अंदर उसे हमने दी थी यूटिलिटी। क्या दी थी? यूटिलिटी दी ना, यूटिलिटी। और यूटिलिटी के पैसे उससे कितने लिए थे दोनों घरों से? एक से 15,000, एक से 18,000। तो 15,000 एक से लिया, 18 एक से, तो ये कंसिडरेशन यानी हमें पैसे मिल गए उनसे कि ये हमें आप सर्विसेज दे दें। और हमने सर्विसेज को हायर करने में कितने पैसे लगाए? 1,56,000। एक घर का खर्चा ज्यादा आया, 10 एक का 3 आया, तो 13,000 आ गया।
वो खर्चा हमने माइनस कर दिया। अब ये जो बचा ये भी तो हमारा मुनाफा है, तो इसको उठा के कहाँ डाल दिया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और बाद में सारों को जमा करके टैक्स लगा दिया। ठीक है, अब टैक्स कैसे लगाना है जरा गौर करो। ये है 19,96,000। देखिए तो ये किस बार में आता है, ये 12 है, ये इस बार में आएगा। देखो इस बार में कैसे आया, 12 लाख से लेके 24 लाख तक के लोग इसमें आते हैं। इसमें यह होता है कि जो मिनिमम अमाउंट होती है ना, मिनिमम अमाउंट, उसका टैक्स हमें गिवन होता है। जो मिनिमम अमाउंट होती है उसका टैक्स हमें गिवन होता है। तो जो मिनिमम अमाउंट है वो कितनी है शाबाश, वो है 70,000। ये क्या, कौन सी अमाउंट है, मिनिमम। अच्छा, उसके बाद बच्चों 19,96,000 वो जो हमारा क्या बना बच्चों, हाँ टैक्सेबल इनकम 19, और इसका मिनिमम माइनस करके 15 से मल्टीप्लाई करना, यानी मिनिमम का डायरेक्ट लिख देना है, और फिर जो आमदनी आई है और जो मिनिमम है उसको माइनस करके उसका जो डिफरेंस आएगा उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे, देखो कितनी आमदनी आई है, 19,96,000 आई है। इसमें से 12 लाख कौन सा वाला है, माइनस करके कितना कर दें, 15%। कितना कर दें, 15%। जब हम उसको एड अप करेंगे तो क्या बन जाएगा, शाबाश 189,400। ये टैक्स लायबिलिटी आ गई। ठीक हो गई बात, क्यों जी, कहां से पूछिए, ये जो लास्ट वाला है, देखिए इसकी आमदनी कितनी है, 19 लाख। ठीक है, तो इसमें जाके देखिए 19 लाख कहां आता है, चौथी बार में आ रहा है, फोर्थ स्लैब में आ रहा है। अच्छा, जो क्योंकि 12 से लेके 24 तक है ना, तो 19 लाख इन दोनों के दरमियान में आ रहा है। तो 12 लाख का टैक्स डायरेक्ट गिवन है, कितना, 70,000। तो हम 12 लाख का टैक्स डायरेक्ट लिख दिया, कितना, 70,000। फिर ये किया कि जो आपका इनकम आई है उसमें से जो मिनिमम अमाउंट थी वहां दी हुई, कौन सी थी मिनिमम, दिक्कत बताओ, मिनिमम कितनी थी, 12 लाख। वो उसमें से क्या कर दी, माइनस कर दी, और माइनस करके उसने खुद ही लिखा हुआ है जो डिफरेंस आएगा ना दोनों का, उससे किससे ज़रब दें, एक्सीडिंग अमाउंट को 15 से ज़रब दे दें। तो 12 लाख का टैक्स डायरेक्ट लिखो, और 12 लाख से उसकी आमदनी का जो डिफरेंस आएगा उसको 15% से ज़रब दे दो। तो हमने ये किया कि 12 लाख डायरेक्ट ले लिए, 12 लाख का टैक्स डायरेक्ट ले लिया 70,000, उसकी आमदनी और मिनिमम लिमिट को माइनस किया, जो उसका फर्क निकला, फर्क डिफरेंस, उसको कितने से ज़रब दे दी, 15। ठीक है, अब सपोज करो कि हमारी आमदनी 19 ना होती, अगर हमारी आमदनी होती फर्ज करें 29 लाख, तो फिर हम इस बार में जाते, फिर हम मिनिमम कितने का लेते टैक्स, 2.5 लाख। किस चीज का, 24 लाख का। फिर जो आमदनी आई है उसमें से 24 माइनस करके कितने परसेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, 20%। तो मिनिमम का टैक्स डायरेक्ट उठा लो, और जो आमदनी है और मिनिमम का डिफरेंस निकाल के जो आगे परसेंटेज दी है उससे ज़रब दो। ठीक हो गई बात, नो प्रॉब्लम जी। अच्छा बच्चों, अब ये सवाल आपको समझ आया जी, बिल्कुल क्लियर है। चले, अब ये क्या हो गया, ये इनकम थी इसकी 2% की। अच्छा, मैंने आप सब दोस्तों से जो नए आए हैं रिक्वेस्ट ये की थी कि पहले 3 लेक्चर मैंने सेंड किए थे आपको, वो लाजमी देख लें, जिसके अंदर टैक्स ईयर क्या है, रेजिडेंट स्टेटस क्या है, ये सिर्फ जान लें अभी, और डायरेक्ट यहाँ आ जाए। बाकी चीजें फिर आपको खुद ब खुद रिवाइज होती रहेंगी और याद भी हो जाएंगी। ठीक है, वैसे उस चैप्टर में ही 2 में सवाल ज्यादा आता है, रेजिडेंट स्टेटस एंड टैक्स ईयर, पहले 4 लेक्चर जो हुए थे, तो वो अगर बंदा सुन ले तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेडी हो जाता है और आगे पढ़ने के काबिल भी हो जाता है। अच्छा बच्चों, अब आगे बात ये कि हमारे पास आगे अगर देखें ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि ज्वाइंटली 2 बंदे एक प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, 2 बंदे एक ही प्रॉपर्टी को ज्वाइंट ओन करते हैं। इसका कहता हूं मैं लॉ बनाया हुआ, इसको कहते हैं सेक्शन 66। सुने जरा क्या कहता है, कहता है वेयर एनी प्रॉपर्टी इज ज्वाइंटली ओन बाय 2 or more persons, their respective share are identified and determinable। कानून कहता है
कि अगर तुम दो बंदे एक प्रॉपर्टी के मालिक हो तो तुम्हें उस किराए में से अपना अपना हिस्सा अलग अलग क्या करना पड़ेगा, डिटरमिन करना, मेंशन करना पड़ेगा। कहानी नहीं डाल सकते हो कि इसका टैक्स उसने दे दिया, नहीं इसका टैक्स उसने दे दिया, ए के बी ने दे दिया, बी के सी ने दे दिया, पर नहीं, दोनों अपना अपना हिस्सा अलग करो। अच्छा, अपना अपना हिस्सा अलग करने के बाद क्या करोगे, इनकम फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रीटेड एज एओपी, नहीं बनाओगे आप इसको, आप एओपी नहीं बनाओगे, उन्हें कानूनन कह दिया। अच्छा, इट इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टू असेस हिज इनकम एंड सबमिट द टैक्स एंड नॉट एज एओपी। तो ये हर बंदे की जाती जिम्मेदारी है कि वो उस टैक्स को असेस करे और असेस करने के बाद क्या करे, सबमिट करे। तो ये हर बंदे की जिम्मेदारी है कि उस टैक्स को क्या करे, असेस करे और सबमिट कराए। रिपीट करते हैं, अगर एक प्रॉपर्टी के दो जॉइंट ऑनर है, ठीक है, तो हर बंदे की आमदनी को अलग से डिटरमिन करना जरूरी है, and it is not treated as EOP, and to submit tax is an individual responsibility of each person। तो एक ही लाइन लिखे, आप लिखे एक ही लाइन, if two or more person own a property, if two or more person own a property, if two or more person own a property, tax must be estimated separately, income must be estimated separately, separately, income must be estimated individually, एक ही बात, separately, not treated as, कॉमा डाल के, not treated as AOP, not treated as AOP, not treated as AOP, comma, to submit tax is individual responsibility. To submit tax is individual responsibility of each person या of each, full stop। तो क्या समझ आई, दो बंदे एक प्रॉपर्टी के मालिक हैं, ये एओपी नहीं है, हर बंदे को अपनी इनकम डिटरमिन करनी पड़ेगी, एओपी नहीं है, और हर बंदा अपनी अपनी आमदनी का टैक्स अलग अलग जमा कराने का पाबंद। दिस इज व्हाट। अब देखिए जी एओपी बेटा एसोसिएशन ऑफ पर्संस, पार्टनरशिप, वो अलग एक बिजनेस होता है जिसमें शराकत, जिसको आप शराकत कहते हैं कि आप और ये आपस में पार्टनर है, तो वो बिजनेस की फॉर्म है। तो कहते हैं ये बिजनेस नहीं है, एओपी नहीं है, ये अलग चीज है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। क्लियर। अच्छा, फिर देखिए एक और ताकीद की है उसमें, वो क्या है, दिस सेक्शन इज नॉट अप्लाई इन कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल अंडर इन द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये भी होता है ना, बाज़ औक़ात वकील क्या करते हैं, इधर का लॉ उठा के उधर लगा देते हैं, उधर का लॉ उठा के इधर लगा देते, क्योंकि फला जगह कानून में ये लिखा हो, वो कहता है इस रेफरेंस में ही रहना, ये कानून प्रॉपर्टी के लिए बना है, ये कानून जाके बिजनेस में ना लगा देना। तो ये एहतियात है, ये क्या है, एहतियात है कि ये आपने उठा के शिक जो है किसके लिए बनी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लिए, इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए नहीं बनी। तो ये एप्लीकेबल सिर्फ किस में होगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। यानी ये ना तो एओपी में चलेगा, ना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में चलेगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस में चलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ किस में चलेगा, दैट्स ऑल। अच्छा बच्चों, अब यहां पे देखिए एक न्यूमेरिकल है, तो डेलिबरेटली इस तरह बनाया गया कि मिस्टर आसिफ और मिस्टर बशीर ज्वाइंटली ओन करते हैं एक घर को, जिनमें उनका शेयर कितना है, 60-40 है,
60-40। तो रेंटल इनकम वो अर्न कर रहे हैं और हमें हिसाब करना है कि हम किस तरह से इन दोनों की इनकम को स्प्लिट करेंगे। क्लियर जी? अब हमारे पास टाइम नहीं है। अब हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम शाम को मिलते हैं, आज, ठीक है, आज शाम को मिलते हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन मिलके न्यूमेरिकल मिलके सॉल्व करते कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी